तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? स्पूफिंग या फिर फिशिंग या फिर स्पैमिंग या फिर बगिंग। तो इसे कहते हैं क्या है? अब इसे समझिए होता कैसे। एक अगर यूजर है, अब एक यूजर के पास चीजें काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे वो इन चीजों को अंजाम दे सकता है, और आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो आपकी जानकारी इस यूजर ने अगर प्राप्त कर ली तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं फिशिंग। तो ये जैसे आप स्पैमिंग का नाम सुनते होंगे कंप्यूटर में, या कंप्यूटर फ्रॉड का नाम सुनते होंगे, तो वही उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। आप ये समझिए, स्पैमिंग जो मेल हम लोगों के आते हैं, स्पैम मेल आते हैं, ये जरूरी नहीं फ्रॉड वाले मेल होते हैं। ये काफ़ी बार कंपनीज भी मेल देती हैं अपनी तरफ से अपना प्रचार करने के लिए, तो ये इतना इशू नहीं है। बगिंग माने कुछ नहीं होता, अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसमें गलतियां निकालना बगिंग कहते हैं। अगर फिशिंग जो होता है एक तरीके का फ्रॉड होता है। इसमें एक जो फ्रॉड होता है वो बैठ के दूसरे यूजर की इंफॉर्मेशन लेता है और वो थर्ड पार्टी कंपनियों को बेच देता है या फिर अपने प्रॉफिट के लिए उसे यूज करता है। सपोज करो आपका एटीएम का बाकी कार्ड है, पिन है, वो अगर ये यूजर ले लेता है तो क्या होने वाला आप सभी को पता है। तो इसे आप समझिए, इसे क्या कहेंगे? फिशिंग, कि जब गुप्त इंफॉर्मेशन एक यूजर दूसरे की ले लेता है। आगे देखते हैं, कर्सर को टेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए कौन सी की दबानी पड़ती है? तो उसके लिए होम की दबानी पड़ती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो बेसिक लॉजिक से समझ में आ जाएगा कि ESC से क्या होता है, जो भी आपने खोल रखा होता है वो बंद हो जाता है। इंटर से आपको पता ही होगा, पेज अप से ऊपर चला जाता है पेज। होम से होता है। अब समझिए, अगर सपोज करो कोई लाइन आपने ये लिखी है और आपका कर्सर यहाँ पे है, अगर लाइन काफ़ी लंबी है और इसे आप ड्रैग करके यहाँ तक नहीं लाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कैसे इसे यहाँ पे ले आते हैं? ठीक है, लाइन के शुरू में लाने के लिए। या फिर अगर आपने 10 लाइनें लिखी तो वो 10 लाइनों की जो सबसे पहली वाली लाइन होगी उसके ऊपर आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग किस की को दबाते हैं? वो होम की को दबाते हैं, तो कर्सर उठ के सीधे पहली लाइन पे आ जाता है। आगे देखते हैं, ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में जुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। अब इसे कहते हैं, पहले मैं बता देता हूँ इसे कहते क्या है। इसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स वायरस। अब ये काम कैसे करता है ये भी समझ गया। अगर आपने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया अपने कंप्यूटर में, अब जैसे सब लोग क्या कहते हैं कि प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, कहीं और से डाउनलोड मत करना, क्योंकि प्ले स्टोर उस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले पूरा सर्च करता है, देखता है कि इसमें कोई फ्रॉड या वायरस तो नहीं जुड़ा, फिर अपने प्ले स्टोर में वो अपलोड करता है, फिर आप वहाँ से एप्लीकेशन या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो फ्री एप्लीकेशन हम लोगों को चाहिए होती है वो आपको प्ले स्टोर में ना मिल के आपको वेब में मिल जाएंगी, मीन्स सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्रॉड एप्लीकेशन होती हैं तो अपनी ऐप के साथ वो कुछ वायरस भी जोड़ देती हैं। तो जैसे ही वो ऐप आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो वो वायरस भी साथ में आपके कंप्यूटर या मोबाइल में आ जाता है, तो स्वतः दूसरे कंप्यूटर में चला गया। सिंपल सी बात है, जब कोई कंप्यूटर प्रोग्राम डाउनलोड करा तो उसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स वायरस। ये नाम है, इसके लिए पूरी स्टोरी है तो कभी बताऊंगा, अभी तो टाइम नहीं, क्यों इसे ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। आगे देखते हैं, इसमें से कोई एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में कंप्यूटर की बुक्स में। तो कौन सा उदाहरण नहीं है? डेजी व्हील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आप देखिए, इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट बहुत धीमा चलता है, सभी को पता है। लेजर प्रिंटर अभी भी यूज होता है, थर्मल प्रिंटर का नाम तो ना होता, लेकिन डेजी व्हील प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। आपको इसके लिए पूरा, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो पूरा प्रिंटर का आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो भी 6, 7 की किताबों में आपको मिल जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता? अब एड्रेस हर रोज नहीं बदलने का मतलब क्या होता है? अगर कोई वेबसाइट है, वेबसाइट का कोई पेज है, कभी कभी क्या होता है, कुछ वेबसाइट सिक्योरिटी रीजन की वजह से अपना आईपी एड्रेस कंटिन्यू बदलती रहती है। होता क्या है कि जब आप सपोज करो कोई वेबसाइट है, उसका लिंक आपने डाउनलोड करके रख लिया, अब उसी लिंक से कभी कभी आप उस वेबसाइट में जाएंगे तो वो आपको वहाँ वेबसाइट में नहीं ले जाएगा, उसे कहते हैं एड्रेस चेंज करना। तो कौन सी चीज़ इसमें कहते हैं एड्रेस हर रोज नहीं बदलता? तो स्टैटिक आईपी एड्रेस मैंने बताया, डायनेमिक आईपी, यूनिक आईपी या फिर कॉमन नेम और नंबर। सिंपल सी बात है, जो डायनेमिक माने ही होता है, डायनेमिक का हिंदी मतलब होता है कि जो चेंज होता रहता है, तो डायनेमिक नाम ही है तो ये तो चेंज करता होगा। यूनिक आईपी तो यूनिक है, मतलब ऐसी आईपी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन वो चेंज होती है
बिल्कुल कॉमन नेम और नंबर ये भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन स्टैटिक आईपी का मतलब क्या होता है कि जो रुका हुआ है, स्टैटिक मानी ही उसका हिंदी होता है जो रुका हुआ है। तो कौन एड्रेस हर रोज चेंज नहीं करता है, वो है हमारी स्टैटिक आईपी। तो इससे आप समझ गए होंगे। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, तो भाई वेरिफिकेशन आप सभी को बताया क्या होता है। वेरिफिकेशन किसी चीज को वेरीफाई करना, किसी नंबर को वेरीफाई करना, किसी इंसान को वेरीफाई करना, या आपका एड्रेस वेरीफाई करना। तो वो क्या है, एक्सेस की या लॉगिन की या लॉगआउट की या ऑथेंटिकेशन की। सिंपल सी बात है, जब कहीं आपने लिखा देखा होगा ऑथेंटिकेट करिए खुद को ऑथेंटिकेट करना मतलब खुद को वेरीफाई करिए, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर कि आप हैं सही या फ्रॉड है, इसी को कहते हैं वेरीफाई करना, उसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन इंग्लिश में। दूसरा वर्ड आगे, एक पैराग्राफ है इंडेंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया है, Ctrl+M। अगर एक पैराग्राफ है उसको इंडेंट आपको बढ़ाना है तो उसके लिए Ctrl+M शॉर्टकट की का यूज करते हैं। आगे देखिए, एक्सेल मतलब A2 और रेशियो A4 इंगित क्या करता है, इससे इसका क्या मतलब, ये अगर आपको डॉट करके ए नंबर कुछ ऐसा दिया जाए तो समझ जाना ये एक्सेल की बात कर रहा है, MS एक्सेल की बात कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, केवल सेल A3 या सेल A2 से सेल A4 तक, या केवल सेल A2 या A4 या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर सपोज करो एक्सेल है, एक्सेल शीट है, तो यहाँ पे ऊपर दिया होता है ABCD और इधर साइड में दिए होते हैं नंबर 1 2 3 4। तो अगर A1 से A4 तक जाना है, A1 से कहाँ तक जाना है, A4 तक जाना है, तो यहाँ पे सपोज करो ABCD दिया है, तो यहाँ पे नंबर दिए 1 2 3 4, मतलब A1 से लेके और A4 तक आपने सिलेक्ट कर लिया यहाँ तक, तो इसी को कहेंगे A2 to A4, मतलब A2 से आपने A4 तक सिलेक्ट कर लिया। अगर आप कहेंगे A1 to A10 तो A1 से लेके A10 तक आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसी को मतलब अगर आपको आपने ऐसा लिखा है तो वो एक्सेल अपने आप ही A1 से A10 तक सिलेक्ट कर लेगा। आगे देखते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको चैनल ढूंढना दोबारा ना पड़े, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहे। चलिए देखते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। होता क्या है कि कुछ एप्लीकेशन जो बनाई जाती हैं या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाए जाते हैं वो पर्टिकुलर ओपन सोर्स कर दिए जाते हैं। जैसे आपको जैसे विंडोज़ है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। फ़ी हम लोग काफ़ी लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो क्रैक आपको वर्जन मिल जाता है, तो कोई फ़ी पे नहीं करता, लेकिन कंपनियां जो हैं फ़ी पे करती हैं। और ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो कौन सा है ये पूछा गया है, तो विंडोज़ तो नहीं है, तो Ubuntu है या फिर SUSE, मैंड्रीवा या फिर Ubuntu डेबियन या फिर ये सभी। तो Ubuntu के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे ओपन सोर्स हैं क्योंकि Ubuntu खुद ही एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। विंडोज एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो सॉफ्टवेयर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स हैं। विंडोज या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स नहीं है, जबकि एंड्रॉइड भी हमारा ओपन सोर्स है। iOS ओपन सोर्स अब सिर्फ एप्पल के साथ आपको मिलेगा। देन कुछ एप्लीकेशन भी होती हैं, जो एप्लीकेशन फ्री होती है उसे ओपन सोर्स कहते हैं, जो एप्लीकेशन फ्री नहीं होती उन्हें पेड कहते हैं। आप इससे समझ लीजिए। आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबगर्स आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबगर्स कौन से आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत या फिर यूटिलिटी के अंतर्गत, और उपयोग में से कोई नहीं। अब आप समझिए होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर माने किसी चीज को एडिट करना, डीबगर माने किसी, जैसे मैंने बताया कि डीबग करना माने किसी चीज में गलती निकालना। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये दोनों एक सॉफ्टवेयर है, तो लेकिन कौन से हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको मिल जाते हैं। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं नया, तो उसमें कुछ एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं, उसी को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप समझिए जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एडिटर और डीबगर्स कंप्यूटर के साथ ही आते हैं, तो उसे कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये आते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। भाई लाइनक्स बिल्कुल है, विंडोज बिल्कुल है,
और ओपन सोलारिस बिल्कुल है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यही सही होगा क्योंकि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पूछा गया नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको समझ में आ गया होगा। आगे, वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या छाप के अक्षर किसी मैकेनिक इम्पैक्ट बिना बनते हैं उसे क्या कहते हैं। अगर कोई छाप है, कोई अक्षर है, बिना कोई इम्पैक्ट के, बिना कोई प्रभाव के अगर बन जाते हैं तो वो कौन से प्रिंटर के जरिए होता है। लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सिंपल सी बात है, यहाँ पूछा गया है जिसमें बिना इम्पैक्ट के बनते हैं, तो बिना इम्पैक्ट माने ही आपको समझ में आ जाए कि नॉन इम्पैक्ट, जिसमें कोई प्रभाव न पड़े। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी हमारे कंप्यूटर, जो भी हमारे चैनल है, कंप्यूटर से लेकर इंग्लिश से लेकर साइंस की सबकी तैयारी हमारे चैनल में चल रही है। आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। इस एग्जाम को खत्म होने के बाद बाकी एग्जाम की तैयारी परमानेंट यहाँ पे हमारे चैनल में आप चलती रहेगी, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।